अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। सोना पक चुका है, अब सोना काट के घर जाने की बारी है। मेरी मिसाल, मेरी मुराद गंदम की फसल से है, लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि इसी गंदम की फसल के ऊपर 30% तक यील्ड के अंदर फ़र्क पड़ता नज़र आ रहा है। वो फ़र्क क्यों पड़ रहा है? ये तमाम मुहरकात, आखिरकार किसान को खाद क्यों नहीं मिली और जो खाद जिस वक्त चाहिए थी वो क्यों नहीं मिली, और इसके साथ फिर सबसे अहम कि बारिशों का कम होना ये बिल्कुल मेरे रब के हाथ में है, लेकिन इसके साथ ही हमारी कहीं ना कहीं नाअहली जो है इतनी क्यों बढ़ती चली जा रही है कि हम बाहर की इंपोर्ट के ऊपर ज़ोर देते जा रहे हैं और अपनी फसलों को बिल्कुल पसे पश डाल चुके हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ ना होने के बराबर हैं, पॉलिसीज़ हैं लेकिन ऐवानों में अपनी लड़ाई यहाँ किसान को मार रही है। आज का प्रोग्राम होगा गंदम के ऊपर, किसान कितना मुतासर है, रिसर्च कितनी हो रही है और क्या क्या मुहरकात है पूरे फैसलाबाद डिवीज़न, वो झंग हो, टोबा हो, चिन्योट हो फैसलाबाद हो। प्रोग्राम में सबसे पहले अयूब रिसर्च के अंदर पहुंचे हैं, अदारे के अंदर जहां ख़ास तौर पर रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर जो मखसूस रकबा है उसके ऊपर काश्त की गई है गंदम की फसल, और इसके अंदर मुख्तलिफ वैराइटीज़ जो कि कमोबेश 70 से ज़ायद वैराइटीज़ जो हैं वो यहाँ रिसर्च की जा रही हैं। मतलब हमारे साथ मौजूद हैं, साथ तालिब इल्म मौजूद हैं जो कि इस पर वो रिसर्च भी कर रहे हैं और अपनी तालीमी काबिलियत को बढ़ाने के लिए यहाँ बाकायदा तौर पर फील्ड्स के अंदर मौजूद भी हैं। इनसे भी कुछ बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे साहब की तरफ, हमारे साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कैसे देख रहे हैं इस वक्त ख़ास तौर पर गर्मी की शिद्दत और कम बारिश का होना, इन चीज़ों को बड़ा मद्देनज़र रखते हुए कहा जा रहा है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर कहीं ना कहीं गंदम के हवाले से वो यील्ड और वो जो पैदावार हमारी वैसी नहीं हो सकी, जबकि इससे पहले देखें चावल की और कपास की फसलें अच्छी हमारी लगी हैं, इसके अलावा गन्ने की फसल अच्छी लगी, लेकिन गंदम के ऊपर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार अभी शुरू जो है वो हो चुका है। सबसे पहले तो ये है जी कि जो फर्टिलाइज़र का बहरान था सबसे ज़्यादा, तो वो फार्मर को मिली नहीं है। DAP जो ना वो अवेलेबल नहीं थी, पोटाश यूज़ करते नहीं है। दूसरी बात कि जिसके पास DAP नहीं मिली थी उसने यूरिया ज़्यादा यूज़ कर ली। तो यूरिया का काम है सिर्फ उसको वेजिटेटिव ग्रोथ को करना। नेक्स्ट जो आगे फिर मार्च के जो महीने में ना वो टर्मिनल हीट आई है। टर्मिनल हीट का मतलब यकदम एक हीट और 5-6 डिग्री 7 डिग्री जो है ना वो टेम्परेचर का डिफरेंस आ रहा है। पिछले साल से इस साल का जो मीन है ना वो 5 का फ़र्क आ रहा है, और 5 मान से 7 मान तक जो है ना वो एवरेज यील्ड का भी फ़र्क वही आ रहा है। ये हीट के आगे तो, कुदरत के आगे तो कोई भी बंदा जो है ना वो नहीं कर सकता, लेकिन अपने जो कोशिश थी कि नई वैराइटीज़ और नए जो मटीरियल है उसको लगाएं रेजिस्टेंट। इस वक्त रेजिस्टेंट मटीरियल तो पूरे पंजाब में है, लेकिन वही मौसम की वजह से मौसम के आगे किसी का जोर नहीं है। अच्छा, मैं हमारे साथ एक बड़ा अहम सवाल है कि मौसमियाती तब्दीलियाँ पूरी दुनिया में रोनुमा हो रही हैं, एहतजाज भी हो रहे हैं, अवेयरनेस कैंपेन्स भी चल रही हैं। क्या लगता नहीं है कि आने वाले सालों में हमें इस मौसमियाती तब्दीलियों को देखते हुए कुछ नई वैराइटीज़ और कुछ नई चीज़ों के ऊपर जाना होगा, कंट्रोल फार्मिंग के ऊपर, ताकि हम इस पैदावार, क्योंकि देखें अगले साल क्या होगा, कितनी धूप आ जाएगी तो मेरा रब जानता है। ये है कि इसमें जो क्लाइमेट चेंज है ना, क्लाइमेट चेंज पे तो हर जगह पे रिसर्च हो रही है। हमारे भी इधर जो एक्सपेरिमेंट वो लगा हुआ क्लाइमेट चेंज का, वो हम 20 अक्टूबर से लेके 30 दिसंबर तक हर 10 दिन के इंटरवल से वो अपनी 14 वैराइटीज़, आने वाली वैराइटीज़ और मौजूदा जो हमारी वैराइटीज़ हैं इस वक्त फील्ड में, उनको लगाते हैं। उसका ऑप्टिमम टाइम उधर से फिर निकलता है कि जी इस वक्त अगर लगानी है, इसने इस वक्त ये यील्ड दी है, ये जो है ना ये नवंबर में ठीक जा रही है, ये दिसंबर में ठीक जा रही है। तो क्लाइमेट चेंज पे काम हो रहा है, और क्लाइमेट चेंज सबसे बड़ा इस वक्त इशू बनने की इशू जो है ना वो क्लाइमेट चेंज का ही है। और दूसरा सब उसके बाद जो है ना वो वाटर का है कि पूरी वर्ल्ड में वाटर का भी प्रॉब्लम और हमारे बल्कि इस वक्त जो अभी ताज़ा रिपोर्ट्स आ रही हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर कि वाटर का लेवल जो है वो बहुत बदस्तूर तेज़ी से गिर रहा है। साथ एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये क्लाइमेट चेंज के साथ ही कोई जो फार्मर है हमारा, क्योंकि आज भी देखें तो फार्मर जैसे ये बच्चे हैं, डेफिनेटली इनकी फैमिलीज़ हैं, पूरे ये एग्रीकल्चर से मंसूब होंगे, लेकिन अभी भी वो तालीम का मेयार जो है वहाँ जो इनके अबाव दादा बड़े उनमें नहीं, तो अगेती और पछेती का भी कोई असरात जो है वो भी रोनुमा होते हैं। बिल्कुल जी। अगेती एक जो है ना वो वैराइटीज़ का डिफरेंस इसमें आता है कि वो एक लॉन्ग ड्यूरेशन होती है, एक शॉर्ट ड्यूरेशन होती है। हम जो है ना अगर अक्टूबर में लगाएंगे तो लॉन्ग ड्यूरेशन को उसको सिलेक्ट करेंगे, अगर हम दिसंबर में लगाएंगे तो उसको शॉर्ट ड्यूरेशन का करेंगे। इसलिए उसको हमने टाइम और हमारी ज़मीन कैसी है, हम ज़मीन का एनालिसिस हम करवाते नहीं है। सबसे पहले तो ज़मीन का एनालिसिस करवाना चाहिए कि इसमें कौन से नमकियात की, माइक्रो न्यूट्रेंट्स की, मैक्रो न्यूट्रेंट्स की, किस चीज़ की कमी है, वो यूज़ करना चाहिए। बिला वजह हम एक खाद जो है ना यूरिया डालते जाते हैं, उससे क्या होगा, वेजिटेटिव ग्रोथ होगी, उसका ग्रेन पे कोई असर नहीं होगा, यील्ड पे कोई असर नहीं होगा। ठीक है, हम जो है ना उसको एक क्या कहते हैं कि जस्टिफाई करके उसके एनालिसिस कराएं, फिर उसका माइक्रो मैक्रो का जो है वो देखें कि इसमें जिस चीज़ की कमी है सिर्फ वो मिलनी चाहिए उसको, ना तो किसी चीज़ की एक्सेस करनी चाहिए, ना किसी चीज़ को जो ना उसकी लैक होना चाहिए उसमें। क्योंकि इस वक्त अगर देखा जाए आपके पास यहाँ जो बिल्कुल पुराना देसी अंदाज़ मेरे ख्याल अपनाया जा रहा है
गंदम के लिए, दूसरी तरफ एक मशीनरी भी लगी है, ड्रॉपर भी यूज़ किया जा रहा है, थ्रेशर भी यूज़ करी, हर मुख्तलिफ अंदाज इस्तेमाल किया जाए। इससे क्या यील्ड चेक की जा रही है, कौन सा अभी भी ज़्यादा? इसमें यह है कि जो उधर लगे हुए हैं वो उसमें छोटे ब्लॉक्स हैं जी, उसकी हार्वेस्टिंग जो है ना वो थ्रेशिंग करेंगे छोटे से। ये हमारा इम्पोर्टेंट मटेरियल होता है जो कि जीनोटाइप जो है ना जेनेटिकली प्योरिटी जो है ना उसकी मेंटेन करने के लिए। इसमें सिर्फ हम हेड्स जो है ना वो वोगल थ्रेशर इसका कहते हैं, ये स्पेशल थ्रेशर है एक। वोगल थ्रेशर में सिर्फ हेड्स आते हैं, ठीक हो गया। बाकी उसमें जो है ना ये स्टेम वगैरह नहीं आता, इसलिए जो है ना ये ऊपर से सिर्फ हेड्स जो है ना उसने थ्रेश कर दिए हैं, स्टेम्स ठीक बाकी है। है। ये एडवांस जो है ना वो थ्रेशर वोगल है, ये वो पुराना सिस्टम नहीं है, वो फले वाला जो था ना वो नहीं है, एग्जैक्टली ये। मुझे वो लगा जैसे वो बिल्कुल वैसे नहीं, उन्होंने नहीं, गंदम निकाल के नहीं, पीछे उसका भी ऐसे ही सब। हाँ जी, लेकिन ये जो है ना ये वोगल थ्रेशर है, ये हमारा मटेरियल है, ये इसको कहते हैं BNS, ब्रीडर न्यूक्लियस जी। सीड। ठीक है, वो ब्रीडर न्यूक्लियस सीड जो होता है ना वो सबसे अहम तरीन चीज़ होती है सीड की जो ना आपने जाना है जिसमें वीट की वैरायटी की प्योरिटी में, जेनेटिक प्योरिटी में। तो ये इसको हम मिक्स ना होने दें, ये इसलिए वोगल यूज़ करते हैं कि इसमें एक एक दाना जो है ना वो उसमें से थ्रेशर से निकल जाता है, नेक्स्ट जब आएगा तो उसके अंदर कोई दाना नहीं होगा, मिक्सिंग नहीं होगी। मिक्सिंग होगी। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ कुछ तालिब इल्म मौजूद हैं, इनकी तरफ मैं ज़रा भरना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ के रहने वाले हैं? समंदरी। सुमंदरी। अच्छा, आपके एरिया में आप खुद भी काश्त करते हैं, आपके वालिदैन या? पहले थे काश्त करते, लेकिन अब 4-5 साल से है जो काश्तकारी से। तो आप इस फील्ड से सीखे क्या मतलब इसे कारआमद साबित करना चाहेंगे? वो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा आपके पास इमानत होगी कौम की, जो आप लगाएंगे तो इसे मैं डबल हम करने के लिए और इस यील्ड को बढ़ाने के लिए कारआमद साबित कर सकते हैं। सर, सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि हमारे पास जो डेटिंग है सोइंग की, तो जो मेन यील्ड पे इफेक्ट करती है वो डेट है सोइंग की। जो हमारे फार्मर उधर हैं वो क्रॉपिंग पैटर्न पे डिपेंड करते हैं, उनके पास ना तो वो ऐसे फील्ड इजीली अवेलेबल होता है, क्योंकि पहले से एक क्रॉप मौजूद होती है, उसे हार्वेस्ट करेंगे, नेक्स्ट फिर वो अगली या वीट लगाएंगे। तो उसके लिए अगर तो फील्ड अवेलेबल है तो फिर तो ठीक है, अगर फील्ड अवेलेबल नहीं है तो उसके लिए वो मुहताज होते हैं पीछे वाली क्रॉप के। तो इसलिए सबसे ज़्यादा जो डिपेंड कर रही है वो डेट ऑफ सोइंग है। डेट ऑफ सोइंग जो डायरेक्टली वो डिपेंड करती है यील्ड के ऊपर। तो जो अगर कमाद के बाद काश्त करते हैं वो लेट सोइंग में आ जाती है, जिससे एवरी डे अमाउंट के हिसाब से अगर दिसंबर के बाद हम यील्ड लेते हैं खेती में चले जाते हैं। खेती में चले जाते हैं तो फिर उसके हिसाब से हर डे के हिसाब से पर मंथ के हिसाब से भी। अच्छा, आप लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं और साथ मौजूद हैं, क्या लगता है कि अभी भी हमारा किसान कहीं ना कहीं अनपढ़ होने की वजह से ज़्यादा नुकसान उठा रहा है फसलों के अंदर? कहीं ना कहीं उसे ये नहीं पता, जैसे हमारे साहब ने कहा कि हमें ये नहीं पता ज़मीन के अंदर किस जगह पे कौन सी फसल लगानी है और इसकी ज़मीन की नोयत चेक कर लें, इवन कि हमवार है गैर हमवार ये भी नहीं चेक किया जाता। सर, मसला ये है कि हमारे ज़्यादातर स्मॉल फार्मर हैं जिनकी लैंड होल्डिंग 5 एकड़ से कम है। तो 5 एकड़ से कम होने की वजह से उनकी रिसोर्सेज इतने ज़्यादा नहीं है कि वो इसे अफोर्ड कर सकें। अच्छी खासी इनकी प्राइसेस हैं, गवर्नमेंट भी सब्सिडाइज कर रही है, तो उसके साथ जो है वो फार्मर वो खुद चाहिए कि उसके इंटरेस्ट क्रिएट। उसके इंटरेस्ट के आपका नाम? उमर आजम। उमर ने बहुत प्यारी बात की है, जो ख़ास तौर पे हमारे पाकिस्तान के अंदर एक अक्स दिया जाता है, जो कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली में बैठते हैं जाके, उनका 100 मुरब्बा 200 मुरब्बा ज़मीन होती है, लेकिन हमारा जो एक काश्तकार है जिसे हम पाकिस्तान की सबसे बड़ी बुनियाद कहते हैं मईशत की जब फसलों की, तो उसकी जो मिनिमम इन द 5 का मैं उसे मिनिमम 10 तक ले जाता हूँ, ताकि इतनी हमारा काश्तकार हैसियत रखता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं आप? टोबा टैक्सिंग। टोबा टैक्सिंग। तो अब वहाँ गंदम की फसल किस हद तक आपको लगता है कि बेहतर नज़र आ रही है इस साल, या उसमें भी ये प्रॉब्लम्स हैं कि गर्मी जल्दी पड़ने की वजह से दाना छोटा है? कुछ प्रॉब्लम है गर्मी की वजह से, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है और उसका फसलों पर काफ़ी असरात पड़ रहा है, ख़ासतौर पर गंदम पर। लेकिन अभी हम इधर काम कर रहे हैं और नई वैरायटी डेवलप कर रहे हैं अपने साथीज़ा के साथ मिलकर, ताकि मुस्तकबिल में ना अपने मुल्क के इस बहरान से निकाला जाए। तो अब तो लगता है किसान को बहुत ज़्यादा इस वक्त अपग्रेड करने की ज़रूरत है, हम कहीं बहुत पीछे रुके हुए हैं। बेसिकली हमारे फार्मर जो हैं वो नहीं जानते, नॉलेज नहीं जानते, उनको पता ही नहीं है ये मशीनरी यूज़ करने से कितना हमें फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। वो बस जो रवायती है यानी कि पिछले उनके चला आ रहा है वही काम करते हैं, वही काम कर रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ कुछ तालबात भी मौजूद हैं, मैं उनकी तरफ भी बढ़ूँगा क्योंकि तलबा कुछ और भी मौजूद हैं कि इनसे ख़ास तौर पे, क्योंकि जो लड़कियां हैं वो भी हमारी, क्योंकि बहुत एडवांस चीज़ है, जब भी हम बात करते हैं किसी मुल्क की तरक्की में तो ख़वातीन का किरदार सबसे पहले सर आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। किस जगह से ताल्लुक़ रखती हैं आप? चीचावती से। क्या आपके जो पेरेंट्स हैं वो काश्तकारी के अंदर हैं? करते हैं। तो क्या आपने कभी जो आपकी पढ़ाई है इसको कारआमद साबित किया, वालिद को कोई मशवरा इस हवाले से दिया? जी, जो पिछली बार उन्होंने गंदम लगाई थी तो ये जब वीट कैंपेन चली थी तो मैंने उनको बताया था, जो भी यूनिवर्सिटी ने रिकमेंडेशंस दी थी तो वो सारी मैंने उनको बताई थी।
तो लगता है कि गवर्नमेंट को जैसे एक पहले हुआ करता था कि स्टूडेंट्स को बहुत देर का मुतालबा है कि स्टूडेंट्स को 5-5 एकड़ एरिया जाएं कि वो फी एकड़ यील्ड निकाल के अपना रेवेन्यू भी क्रिएट करें, और ख़ासतौर पे हमारे इस वक्त जॉबलेस नौजवानों की तादाद बढ़ती जा रही है, तो ऐसे हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं, जी सर। इसे किया जा सकता है। जी सर, बहुत अच्छा एकदम। अस्सलाम वालेकुम। किस जगह से ताल्लुक़ रखती हैं? चीचावती से। आप भी कितनी यील्ड इस वक्त आपके ख्याल में आपके एरियाज़ में आ रही है, या आपने कभी इंटरेस्ट लिया या सिर्फ ये यूनिवर्सिटी की हद तक पढ़ के बस छोड़ दिया? वहाँ उधर जाके अपने एरिया में कभी देखा कि फसलों की पैदावार कैसी है? वीट कैंपेन पे हमें मौका मिला था फील्ड एक्सपोजर का, तो तब हम लोग गए थे। तब हम लोगों ने वहाँ के जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स थे उनसे बात की थी, उनके पास गए थे, उनसे देखा था सारा कुछ। लगता है कि आपको गवर्नमेंट को खासतौर पे हमारे सियासतदानों को छोटे काश्तकार की ज़्यादा बात करनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू हमेशा बड़े काश्तकार की बात होती है, बल्कि अगर देखें तो सैयद फ़खर इमाम जैसे लोग कौमी असम्बली में बन जाते हैं जिनकी अपनी एकड़ों के अंदर बड़े बड़े मुरब्बों के अंदर ज़मीनें हैं, वो छोटे काश्तकार की बात कैसे करेंगे? जी बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि काश्तकार छोटा हो या बड़ा हो आपको खाना वही दे रहे हैं, ठीक है। गंदम जैसे है, आप रोटी नहीं खाएंगे तो आप आगे कुछ भी नहीं कर सकते। बिल्कुल जी, कुछ नहीं कह सकता। डॉक्टर साहब हमारे से मौजूद हैं, लेकिन इस एक ये तालबात की जो बात थी इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा कि अगर कोविड के अंदर चले जाएं तो 2 साल के अंदर 2 से 2.5 साल का अरसा ये वाहिद एक शोबा था जहाँ से कोई बेरोज़गार नहीं हुआ, बल्कि रोज़गार मिला। लोग मजदूरी छोड़ के आए, इन्होंने अपने पास रोज़गार दिया कि चले हमें एक वर्ग की बजाय 2 रख लेते हैं। का लोग यहाँ से गंदम लेके गए, चावल ले गए, चीनी, आटा, जो भी आप कहें वो सब कुछ यहाँ से गया, किसी को बेरोज़गार नहीं किया। तो हमें ये ज़रूर सोचना हो वो इंडस्ट्री जो बंद हो गई थी, ये इंडस्ट्री जो चलती रही, इसके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे आप? खैर से ठीक ठाक है? कैसे देख रहे हैं कि यहाँ बच्चों की तरबियत भी जारी है, लेकिन कहीं ना कहीं आज हम फ्लॉ करें कि देखें, मेरे ख्याल में ये हमारी वो सोना है जो किसान का पूरे साल का होता है कि ये गंदम जाएगी, उसका चावल अच्छा चले गया, उसकी गन्ना अच्छा चले गया, कपास भी कुछ अच्छी लगी, मकई भी अच्छी लगी, लेकिन गंदम पे आगे आज हम कहीं फ्लॉग पे नज़र आ रहे हैं। देखें, ये 2 फैक्टर इस दफ़ा बहुत ही बड़े रहे हैं जो नेगेटिव गए हैं। नंबर 1 पे फर्टिलाइज़र क्राइसिस। आप सब जानते हैं कि क्या हुआ, जब सोइंग थी तो उस वक्त यूरिया नहीं, DAP नहीं मिली जो फास्फोरस वाली खादें हैं, और जब पहले पानी पे यूरिया अप्लाई करनी होती है तो तब यूरिया शॉर्ट हो गई, और इसने एक बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट डाला। तो दूसरे नंबर पे ये जो हीट वेव आई है मार्च में, इस दफ़ा मार्च का टेम्परेचर पिछले साल से 6 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा था। बिल्कुल सही। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है। इंटरनेशनल स्टडीज़ हैं कि 0.5 डिग्री सेल्सियस अगर इंक्रीज़ करता है टेम्परेचर तो वो 1% यील्ड ऑफ देता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब आपकी बात सही है, क्योंकि अमूमन हम भी एक काश्तकार घर से हैं, तो हम देखते थे अप्रैल से मई के अंदर जाके जब है वो बाकायदा ज़रा पूरी हार्वेस्टिंग का सीज़न शुरू होता था, लेकिन इस वक्त मार्च में देखें हर फसल कटी पड़ी है, लोग थ्रेशर लगा चुके हैं, जो कि मई का आगाज़ था वो अप्रैल के मिड में शुरू हुआ सब कुछ। वही ना, तकरीबन 15 दिन का गैप एक अच्छा खासा है। इसकी वजह से जो ग्रेन फिलिंग थी ना वो प्रॉपर नहीं हो सकी, दाना श्रिवल रह गया है, तो इससे इस दफ़ा यील्ड लॉस। तो आप क्या किसानों को कोई यहाँ एडवाइस करेंगे जो हमारा इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर जब ये काश करने जाएँ, बुआई करने जाएँ, तो ख़ास तौर पे आप लोगों के ऊपर फोकस करें कि कौन सी ज़्यादा किस्म अच्छी है उसकी तरफ जाएँ, ताकि ये हीट जो हमारी बहुत ज़्यादा इस वक्त शिद्दत बढ़ी है उसको भी हम कंट्रोल कर सकें? हाँ, उसमें 2 चीज़ों का ख्याल रखें, जिस तरह भी मुमकिन हो सके जो बिजाई का अमल है वो टाइमली करें। जो नवंबर शुरू में काश्त हुई थी उसको बहुत कम यील्ड लॉस हुआ है, क्योंकि उसने ये हीट वेव आने से पहले अपनी ग्रेन फिलिंग मुकम्मल कर ली थी। एक तो ये है, दूसरा ये है कि जो पुरानी आउटडेटेड वैरायटीज़ हैं जिनका यील्ड पोटेंशियल कम हो गया है, रस्ट को भी वो रेजिस्टेंट नहीं रही, उनका जो है ना वो सोइंग जो है उसको ख़त्म कर दें, और जो महकमा ज़राअत की रिकमेंडेड वैरायटीज़ हैं सिर्फ उनको काश्त किया करें। 3 चीज़ें अगर फार्मर कर लें, रिकमेंडेड वैरायटी की काश्त, वक्त पे काश्त और बैलेंस्ड फर्टिलाइज़र का यूज़, ये 3 काम अगर करें तो बहुत हद तक हम जो है ना अपनी यील्ड को इंक्रीज़ कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब की बात आखिरी बहुत खूबसूरत थी कि हम कई बार खाद का इस्तेमाल करते हुए एक्सेसिव कर देते हैं कि दाना और मोटा हो जाए या फसल तगड़ी हो जाए, तो उसका 1 बोरे की बजाय 1.5 बोरा भी यहाँ किसान जो है हमारे लगा देते हैं। लेकिन हमें ख़ास तौर पर अगर हम दुनिया को मुकाबला करते हैं, जब हम एग्जांपल देते हैं, मिसालें देते हैं चाइना की या दीगर ममालिक की, तो वहाँ बड़ा कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर हर चीज़ रखी जाती है। मिनिमम जो चीज़ों का छिड़काव है या उसकी फर्टिलाइजिंग के साथ साथ बुआइंग है, सारी वो बड़ी एक स्पेसिफिक होती है, जिसकी वजह से वो अपनी यील्ड को मखसूस रखते हुए पॉइंट्स का फ़र्क पड़ता है, लेकिन फिर भी कामयाब हो जाते हैं। प्रोग्राम जारी रह के छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामद कहते हैं। सबसे पहले हमने अयूब रिसर्च के अंदर तालिब इल्मों से और ख़ास तौर पर रिसर्चर से इस हवाले से बड़ी डिटेल, चीफ रिसर्चर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे डिटेल में बात की। तो अब हमारे साथ किसान मौजूद हैं, किसान तंजीमों के रहनुमा, पाकिस्तान के मरकज़ी रहनुमा मौजूद हैं, इससे कुछ बात करते हैं। तारज़ाक साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। तो फिर मैं आगे बढ़ूँगा, हमारे साथ दूसरे दोस्त भी मौजूद हैं। क्या देख रहे हैं इस वक्त किसान कहीं ना कहीं परेशान नज़र आ रहा है, लेकिन बात ये निकली है कि सिंध की तरफ अच्छी क्रॉप हुई है, पंजाब के अंदर जनूबी पंजाब से लेकर पंजाब ज़्यादा अफेक्ट हुआ है, शायद इसलिए कि हीट वेव आने से पहले सिंध की गंदम कटाई शुरू हो गई थी, हम लेट हुए, जिसकी वजह से वो जो हीट वेव है उससे ज़्यादा मुतासर किया। क्या आपको लग रहा है कितना किसान मुतासर होता नज़र आ रहा है? इस वक्त तो किसानों के साथ साथ अवाम भी परेशान है। जो गंदम के हालात आ रहे हैं, जो नज़र आ रहा है हमें, वो हम अगले साल इन मुश्किल में पड़ जाएंगे। एक तो गंदम ब्लैक होगी, महंगी होगी, आम आदमी की एक्सेस से दूर चले जाएगी, रोटी महंगी हो जाएगी। दूसरा जो मौसमी असरात है उसके भी इफ़ेक्ट पड़ा है इसमें, नो डाउट। लेकिन असल चीज़ है कि जो गंदम जब बजाई थी तो उस वक्त हमने हर जगह, हर प्लेटफार्म पे, हर मीडिया चैनल पे और लोकल गुफ्तगू में हमने ये कहा था कि हमें जो उसमें पैदावार के अंदर जो हमें चीज़ें चाहिए, खाद चाहिए, DAP चाहिए, यूरिया चाहिए, वो हमें बर वक्त मिली नहीं। अगर मिली है तो थोड़ी मिली है, उसके बावजूद वो ब्लैक में मिली है। जो आम, जो हमारा छोटा काश्तकार है, उसकी जो परचेजिंग पावर थी वो बहुत कम थी। क्या रज़ाक साहब ये नहीं है कि जो सब अभी भी सियासी अदम इस्तेकाम जारी है, अभी कलेक्शन के ऊपर भी असरात मुरतब होंगे, क्योंकि जब ये शुरू हुआ है तब से ये सियासी अदम इस्तेकाम का मसला दिसंबर पहले से जो कंटिन्यू है। सियासतदानों को अपनी इस वक्त पड़ी हुई है, कोई नहीं देख रहा किसान कितना लुट रहा है, मौशे कितनी तबाह हो रही है, सनतकार तबाह हो रहा है, मजदूर तबाह हो रहा है, सिर्फ इस वक्त अपनी जान बचाओ के ऊपर लगे हैं सारे। नहीं, इसमें सियासतदान का जो हुकूमती लेवल पे उनका रोल तो बड़ा अहम बनता है, लेकिन जब वो फुल पावर में थे उस वक्त भी जो माफिया था वो हम सबसे तगड़ा था। और जो माफिया था, जब माफिया के हाथों चीज़ें चली जाती तो इसको कंट्रोल करना मुश्किल है। इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में सबसे ज़्यादा जो है ना, उनकी जो नेग्लिजेंसी हम कह लें तो उसमें है, माफिया बहुत तगड़ा हुआ है, चाहे वो किसी भी चीज़ का, प्रोडक्ट का है। और जो गंदम है, गंदम हमारी बेसिक ज़रूरत है, इसमें ज़िंदगी का सर्वाइवल है। पेप्सी महंगी हो जाए, चीनी महंगी हो, उससे बंदे को होगी, लेकिन रोटी हर बंदे, मजदूर ने रोटी आम आदमी से ज़्यादा खानी है। तो दूसरा जो सिलसिला सिंध का और पंजाब का, सिंध में हमेशा मौसम जो तेज़ होता है, अगेती फसलें होती हैं, ज़्यादा पके, सिंध में इतनी गंदम काश्त नहीं होती, सबसे ज़्यादा गंदम पंजाब में काश्त होती। और पंजाब में जो पिछले 15-20 दिन से हमने बहुत सारे प्लेटफार्म पर रिक्वेस्ट भी की है सेक्रेटरी एग्रीकल्चर साहब कि ऐसी पॉलिसी मरतब करें कि ताकि गंदम का जो स्टॉक, गवर्नमेंट का स्टॉक है, वो कम से कम पूरा हो सके। ये ना हो कि इस वक्त गंदम का जो प्राइवेट सेक्टर का माफिया है वो इतना तगड़ा हो जाए, हर जगह ले जाए, और कल को वही गंदम जो 1000 रुपये ब्लैक में मिले। गुज़िश्ता साल भी हमने आपका प्रोग्राम में तकरीबन 1 लाख से नीचे ये रह गए। अच्छा, दूसरी बात है, पिछले साल जब गंदम की क्रॉप ये कह रहे हैं कि बम्पर हुई थी हुकूमती लेवल पे तमाम लोग, उस वक्त से लेके जुलाई से लेके और मार्च तक हमने 138 अरब और 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा की ज़र मुबादला दे के गंदम बाहर से इंपोर्ट की, और वो गंदम जो है वो खाने के काबिल नहीं, उसकी क्वालिटी कम। हमारी गवर्नमेंट से, इस गवर्नमेंट से भी और पुरानी गवर्नमेंट से भी हमेशा हम्बल दरख्वास्त रही है कि आप कम से कम जो हमारी पैदावारी लागत है गंदम की, उसको कम से कम किया जाए। जो हम मुल्क की ज़र मुबादला दूसरे मुल्कों को देते हैं, दूसरे फार्मर को, हमें खाद सस्ती दीजिए और बर वक्त दीजिए, और हमें ज़रिए अद्वियात पे जो टैक्स लगाया है वो ख़त्म किया जाए, और जो बिजली के ज़रिए ट्यूबवेल पे इन्होंने सब्सिडी ख़त्म की उसको बहाल किया है, ताकि ज़मींदार अगर खुशहाल होगा तो मुल्क में जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो आसानी से लोगों को मैसर होंगी। अगर नहीं होंगी तो अफरा तफरी का आलम है। अब देखें ना, जो पिछली दिन बम्पर क्रॉप थी उसकी जो गंदम है बाहर से इंपोर्ट करने के बावजूद वो 2600-2700 रुपये मन बिकी है। जो आज हालात हैं हमारे, आज जो दाने का सिट्टे में से दाने 80-90 निकलते थे वो हमारे 40-50 निकले हैं, और दाने का साइज़ भी छोटा है। और जो 30% पैदावार कम हो रही है पर एकड़, उसका ज़िम्मेदार फार्मर नहीं है, उसका ज़िम्मेदार है हुकूमत, जिन्होंने वसाइल पैदा करने थे, उसकी ज़रूरियात के मुताबिक खाद बर वक्त पैदा करनी थी, और ऊपर अल्लाह मियाँ की भी मर्ज़ी है कि अल्लाह मियाँ हमारा मौसम बेहतर हो सके, यानी वो भी नियतों के ऊपर देता है हमें। लेकिन हमारे इस वक्त सबसे ज़्यादा जो बहरान है वो है गंदम की बिजाई के वक्त हमें अच्छा बीज नहीं मिल सका, खाद नहीं मिल सकी, DAP नहीं मिल सकी, इसकी वजह से प्रॉब्लम है। हमारे साथ आगे मौजूद है, बड़ी इन्होंने एक मारूफ कैंपेन भी चलाई थी किसानों के हवाले से, तो मैं इनकी तरफ बढ़ूँगा। भाई साहब, कैसे देख रहे हैं, कल खान साहब ने भी अपने बयान को, जो जलसे के अंदर भी वो ये बिल्कुल बरमला कह रहे थे गलतियाँ हुई हैं, अब वो गलतियाँ मानी हैं लेकिन उसके नताइज तो आ गए हैं, इस गलती को हम कवर नहीं कर सकते, जो नताइज हमारे सामने आ रहे हैं इसको आवाम को भुगतना पड़ जाएगा, और फिर कह देंगे जो मौजूदा हुकूमत है वो उन पर डाल देगी, होगा क्या, आवाम पिस जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं बराल साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने
किसान तंजीमों को मौका दिया कि हम जो हक़ाइक़ हैं बयान कर सकें। तो खान साहब ने ये जहाँ कहा है कि गलतियाँ हुई हैं, गलतियाँ नहीं, गलतान हुआ। ये देखें अपना ताहिर साहब ने भी कहा है कि पिछले दिनों में जब हम गंदम काश्त कर रहे थे उस वक़्त DAP की ज़रूरत थी, DAP बिल्कुल नायाब थी। उसके बाद जब तकरीबन थोड़ी सी आगे बढ़ी गंदम की फसल, उसके लिए हमें यूरिया की ज़रूरत थी, वो गायब हो गई। अब देखें जब मैंने इधर पे देखा है कि 2 सिट्टे तोड़े हैं, एक से 40 दाने निकले, एक से 60 दाने निकले, और दाने उसको आप दाने नहीं कह सकते। इसका मतलब कि अगर इनकी पैदावार 25-30 मन है तो काश्तकार का बेचारे का क्या बनेगा, वो तो वहाँ पे तो बुरा हाल है। और देखें अब खाद जो है वो सरेआम पड़ी हुई है, कहते हैं भाई 2 यूरिया लेंगे तो एक DAP लेनी पड़ेगी। जब हमें DAP की ज़रूरत थी तो DAP नहीं मिल रही थी, अब यूरिया की ज़रूरत है, यूरिया नहीं मिल रही, अब दोनों मिल रही हैं। अभी देखें थोड़ी देर बाद जब हम ये काश्त करेंगे, अपना चावल काश्त करेंगे, उस वक्त फिर शार्ट हो जाएगी। लेकिन बदकिस्मती है हुकूमत पाकिस्तान, बेशक वो मुस्लिम लीग की हो या तहरीक इंसाफ की या पीपल पार्टी की हो, किसानों की तरफ कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया। किसानों के साथ हमेशा जुल्म और सितम होता रहा। क्या इसमें वजह से सबसे बड़ी गलती ये नहीं है कि जो ऐवान बालाजी ऐवान ज़ैली में बैठे लोग हैं वो बहुत बड़े बड़े काश्तकार हैं? मैं पहले भी एक का नाम ले चुका हूँ, चलो पंजाब में बात करें, लंगड़ियाल जैसे हैं, वफाक में लें तो फ़खर इमाम जैसे हैं। अगर ये लोग भी किसान की बात नहीं करेंगे फिर कौन करेगा? देखिए मैंने पिछले प्रोग्राम में कहा था कि जब तक छोटा काश्तकार जिसे किसान वो असम्बली में नहीं जाता, वो उस वक्त तक हमारी हालत यूं की तू रहेगी, क्योंकि वो लोग सरमायात जाकर वहाँ पे जागीरदार होते हैं, वहाँ पे जाकर फिर इंडस्ट्री लगा लेते हैं, इंडस्ट्री बन जाते हैं। उन्हें किसानों का तो परेशानी हाल ही कोई नहीं, उनको पूछने वाले कोई नहीं है। और वो बड़े बड़े ईवानों में बैठ कर सब एक होते हैं। किसान बेचारा आज भी ज़लील हो रहा, कल भी हो रहा था। देखें अब ये तरीन की आपने बात की, दूसरे ख़ानदानों की बात की, ये बहुत बड़े ज़िम्मेदार है। उसकी तो अगर 100 एकड़ है तो उससे कम ही हो जाएगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जिसके ज़िम्मेदार के सिर्फ 5 एकड़ है, उसने 2 एकड़ या 1.5 एकड़ गन्ना में लगाई है, बाकी पे कोई गन्ना है, कोई चावल है, तो उसका क्या बनेगा? उसका क्या बनेगा? हमारे साथ अली अहमद गुराया साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अली भाई आपका वक्त देने के लिए, क्योंकि बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी बेल्ट भी काश्त के हवाले से जो बड़ी इंपॉर्टेंट समझी जाती है। और वहाँ से देखा जाए तो चावल की फसल से लेकर इस वक्त इंडस्ट्री भी आपके करीब बड़ी तेज़ी से शिफ्ट हो रही है। क्या समझ रहे हैं कि हमारे लिए इंडस्ट्री ज़रूरी है, इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़रूरी है, बरामदा ज़रूरी है, लेकिन क्या फिर हम सारी फसलें बरामदात के ऊपर चले जाएंगे? हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 चीज़ें हैं। एक तो ये हमारे यहाँ जो गैर कानूनी तौर पे जो कॉलोनीज़ बना रहे हैं, हम फैसलाबाद के अंदर इस वक्त तकरीबन 200 मरबा ऐसा है कि जिसको कॉलोनीज़ में चेंज कर दिया गया है, और उसके अंदर अभी तक कोई आबादी नहीं हुई और उसको फ़रोख्त कर दिया, जबकि फसलात जो कि वहाँ पे पैदा होती थी वो होना ख़त्म हो गई हैं। और इस तरह जैसा कि आपको पता है कि फैसलाबाद एक सन्नती शहर है, तो सन्नतें और जो हमारे पास जो है वो सन्नती ब्लॉक जो नए बन रहे हैं, उसकी वजह से जो लेबर है उसका क्राइसिस पैदा हो रहा है। ये सारी चीज़ें मिलके इसका अफेक्ट जो है वो गंदम अजनास की पैदावार पे हो रहा है, और हमारी जो ज़रूरी रकबा है वो शॉर्ट होता जा रहा है। हालांकि हमें इस हवाले से बाकायदा एक प्लान करना चाहिए कि हमें कॉलोनीज़ को एक हद और एक जो हमारा मेट्रोपोलिटन है उसका एक हदूद मुतय्यन करनी चाहिए, और बाकी रकबे को हमें। बल्कि अली भाई मैं आपको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं कि अगर हम इन कॉलोनीज़ को देखें तो ये क्लाइमेट चेंज का भी एक बहुत बड़ा जरिया, जिसके रिजल्ट हमें यहाँ मिल रहे हैं। हाँ उधर की जो पूरे दरख्त काट करके हमने कॉलोनीज़ बनाई हैं, उसका असराज ये हो रहे हैं, हमारी गंदम की फसल कम होने शुरू हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी आप देख लें कि ये जो गर्मी का मौसम है ये 1 माह पहले शुरू हो गया पंजाब के अंदर, और पंजाब जो है ये बैकबोन है गंदम की पैदावार के हवाले से पूरे पाकिस्तान को, क्योंकि इसमें एक तो नहरी रकबा है, इसके अलावा पंजाब में बहुत बड़ा एरिया है जिसे हम बरानी एरिया कहते हैं, कि जिसका इन्हिसार बारिश पे और मौसम की तब्दीली के ऊपर होता है। तो वो भी वहाँ पे भी इस दफ़ा औसत पैदावार जो गेती पैदावार है वहाँ पे 5 मन, और जो क्षेत्रीय पैदावार है वहाँ पे 10 मन एवरेज का फ़र्क है। और ये 5 और 10 एकड़ के हिसाब से अगर जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये बहुत बड़ा फिगर बन जाता है। और जो हमारी ज़रूरत है वो पहले भी बाहर से हम गंदम मंगवाते थे, तो अब तो हमें जो है वो एक बहुत बड़ा ज़र मुबादला इसके ऊपर ख़र्च करना पड़ेगा। और ये चीज़ें सोचने वाली हैं। ये हमारे पास रही इंस्टीट्यूट है, मौसम में तब्दीली आ रही है पूरी दुनिया के अंदर। हमारे यहाँ आलमिया ये है कि हम वो बीज मुतारफ़ नहीं करवा रहे कि जो मौसमी
तब्दीलियों का मुकाबला कर सकें, जो है जिस तरह इस दफ़ा गर्मी एक माह पहले स्टार्ट हो गई है, तो हमें ऐसे बीज मुतारफ़ करवाने चाहिए कि जो एक माह पहले पक जाएँ, ताकि जो मौसम की गर्मी है या गर्मी के असरात उस पर कम से कम पड़े। उस पर पड़े। अली भाई बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। मैं यहाँ पर ब्रेक की तरफ बढ़ते हुए ये ज़रूर कहना चाहूँगा, गर्मी की शिद्दत यहाँ खड़े हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मई से जून की गर्मी की तपिश जो है वो दर्जा, क्योंकि 41-42 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो जून का दर्जा रहा था, जो कि गुज़िश्ता दिनों में लग चुका है, जिसकी बिना के ऊपर गंदम जल्दी पकी। लेकिन इनके साथ ही मैं बात को आगे बढ़ाते ब्रेक की तरफ जाता हूँ। गुज़िश्ता लोग खान साहब कह रहे थे कि हम प्लान कर रहे थे रूस से इम्पोर्ट करने का। मेरे ख्याल में वो मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ हों या इमरान खान साहब हों, किसी को भी ये बात जेब नहीं देती कि हम इम्पोर्ट की बात करते क्यों हैं, हम गैर ज़रूरी इंपोर्ट को क्यों बंद नहीं करते। अपनी फसलों को ज़्यादा बढ़ावा देने चाहिए ताकि हम अपनी पैदावार खुद पूरी करें। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। झंग टोबर चिन्नौर की तरफ बढ़ेंगे, वहाँ के किसानों के मसाइल आपके सामने रखते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। फैसलाबाद की बात की और फैसलाबाद डिवीज़न के दीगर अज़ला की बात करते हैं। सबसे पहले रुख करते हैं झंग का, जहां से हमें अवैस खान ने ज्वाइन किया। अवैस ज़रा बताइएगा झंग के इस वक्त क्या मसाइल हैं गंदम के हवाले से और क्या काश्तकारों के मौक़िफ़ हैं इस हवाले से? बिल्कुल, जंग में दीगर अज़ला की तरह गंदम की कटाई का आगाज़ कर दिया गया है। महकमा खुराक की जानिब से ख़रीदारी का अमल भी जारी है। ताहम काश्तकारों को जो है वो यूरिया की बर वक्त फराहमी ना होने के बायस जो है खासी हद तक मुश्किलात का सामना करना पड़ा। रवां सीज़न में जो है गंदम की पैदावार पर भी इसके खासी हद तक मनफी असरात भी मुरतब हुए हैं। इस हवाले से मेरे साथ काश्तकार मौजूद भी, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, क्या समझते हैं खादों की बर वक्त फराहमी ना होने के बायस जो है किन मुश्किलात का सामना रहा है काश्तकारों को गंदम के सीज़न में? जी, गंदम का बहुत मसला बना है। इस दफ़ा जो DAP है उसका रेट ज़्यादा था, इसलिए काश्तकारों ने नहीं डाली है। तो यूरिया का भी मसला बना हुआ था, बहुत शार्ट था, नहीं मिला, ज़मींदार नहीं पा सके, इसलिए गंदम की पैदावार में बहुत कमी आ रही है। तो बताइएगा, मौसमी तब्दीली भी हुई। हाँ जी, मौसम क्या इस हवाले से नुकसान? मौसमी की तब्दीली की वजह से भी ना ये हुआ है, जब ये धूप पड़ गई थी ना टाइम से, इस वजह से ना भी असर हुआ है पैदावार में। काश्तकारों का कहना है कि मौसमी तब्दीली की वजह से भी असरात जो है मुरतब हुए हैं, खाद की कमी का भी सामना करना पड़ा है। मेरे साथ और भी काश्तकार मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, क्या कहेंगे इस हाल से हुकूमत की जानिब से कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा काश्तकारों को? खादों की कीमतें हैं उसमें इजाफा हो रहा है, मुतवातिर DAP है और यूरिया की अदम फराहमी, क्या समझते हैं कि इन मुश्किलात का सामना? जी, खाद DAP महंगी है, कोई नहीं पा सके, तो यूरिया मिली नहीं, इस वजह तो जी एक कणक का मसला बना घट है, इस बारी पैदावार घट है कणक की। ये बताइएगा, एवरेज के अंदर जो है कमी आई है, फी एकड़ एवरेज में क्या समझते हैं कितने फ़ीसद कमी आई है पिछली? ये जी है 40% कमी है, 100 चाहिए। काश्तकारों का कहना है कि खासी हद तक जो है वो कमी जो है वो देखने में आई है गंदम की एवरेज के अंदर जो है, ख़ुसूसी तौर पर जो है मौसमी तब्दीली और की बाइस जो है, जिसमें जल्दी गर्मी आने की वजह से फसलात में जल्दी पकी थी, उसके बाइस भी एवरेज के अंदर खासी हद तक कमी आई है। 40% तक कमी जो है काश्तकारों की जानिब से बताई जा रही है, जबकि DAP की कीमतें मौजूदा सूरत हाल में जो है उसमें इजाफा हुआ है, जिसके बाइस आने वाली फसलात जो हैं उसमें भी पैदावारी कमी के इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया। वैसे हमारे साथ मौजूद हैं। अब रुख करते हैं टोबर टैक्सिंग से, हमारे सीनियर रिपोर्टर मुबशर हसन नकवी मौजूद हैं। मुबशर, आगाह कीजिएगा, क्योंकि आप इसके हवाले से तजर्बा भी रखते हैं और किसानों के साथ रब्ता भी रहता है। किसान कितना मुतासिर है, कोई किसान मौजूद है, उनसे हमारी बात भी करवाइएगा। जी बिल्कुल, टोबर टैक्सिंग में भी गंदम की फसल पककर तैयार हो गई है, कटाई का मरहला भी शुरू हो चुका है। महकमा खुराक ने भी गंदम की खरीदारी शुरू कर दी है, लेकिन इस हवाले से टोबर टैक्सिंग के काश्तकारों का ये कहना है कि गंदम की कीमत भी इंतहाई कम मुकर्रर की गई और गंदम की पैदावार भी कम रही, जिसकी खासी वजूहात सामने आई हैं कि नहरी पानी बर वक्त नहीं मिल सका, किसानों को मिलने वाली खाद जो है वो महंगी रही, ब्लैक में खाद फरोख्त होती रही और किसान जो है मजबूर या तो महंगी खाद ख़रीदते रहे या फिर कुछ काश्तकारों ने खाद का इस्तेमाल ही नहीं किया। इस हवाले से किसान बोर्ड के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं और जानते हैं। सर आप बताइएगा कि आप काश्तकारों के लिए काम करते हैं, किसानों की आवाज़ बनते हैं, आप लोग देहातों में भी जाते हैं, गली मोहल्ले में जाते हैं, इस हवाले से काश्तकारों का शिकवा है क्या कि गंदम की पैदावार कम क्यों हुई है और उनको परेशानी क्या रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका मशकूर हूँ कि आप तशरीफ़ लाए। सबसे पहले जो ज़िम्मेदारान का इशू है वो है बर वक़्त खाद का ना मिलना, पानी का मैसर ना होना। बारिशें इस साल जो हैं बहुत कम हुई हैं, इसका भी बहुत नुकसान हुआ
और इसके अलावा जो कबल अज़ वक़्त गंदम जो पक गई है उससे बहुत नुकसान हुआ है। तो यही जो ज़िम्मेदारान का मुतालबा है कि एक तो इनका जो रेट है वो उसको कम से कम 3,500-4,000 रुपया मुकर्रर किया जाए। उसके अलावा जो खाद बर वक्त ना मिली, मैं समझता हूँ कि ज़िली इंतज़ामिया भी इसमें बेबस नज़र आई। सिर्फ वो कागज़ी कार्रवाई करते रहे, ख़ासकर मोहतरमा जो AC टोबा है, मेरी उनसे 2-3 दफ़ा मुलाकात भी हुई थी इस सिलसिला में। वो दुकानदारी तो चमकाती रही, फ़ोटो सेशन तो करवाती रही, लेकिन ज़िम्मेदारों को ख़ास खातिर खा कोई इजाफा नहीं, कोई फ़ायदा नहीं हो सका उसमें। ये हमारी जो सूरत हाल है, अभी भी हम गवर्नमेंट से यही मुतालबा करते हैं, क्योंकि जो अभी गंदम है उसका जो एवरेज आ रही है वो तकरीबन 20-22 मन की एवरेज है, जब पिछले साल तकरीबन 50-55 मन जो पर एकड़ थी वो ये है ऐसे जो है ना। तो इसलिए हमारा ये मुतालबा है कि ज़िम्मेदार को रिलीफ देने के लिए बर वक़्त जो है गंदम का रेट जो है ना वो सही तरीके मुकर्रर होना चाहिए और इसको कम से कम 3,500 रुपये होना चाहिए। जी बिल्कुल, गंदम की जो पैदावार है वो बुरी तरह मुतासर हुई है। इस हवाले से किसानों का ये कहना है कि गुज़श्ता साल उनको 50 से 55 जो मन तक फ़ी एकड़ पैदावार हुई थी और अभी जो पैदावार रिकॉर्ड की गई है 25 से 30 मन फ़ी एकड़ रिकॉर्ड की जा रही है। सर आप बताइएगा कि किसान जो है वो इस वक्त क्या करें, परेशान है, पूरा साल इंतज़ार करते हैं, एक बड़ी फसल का इंतज़ार करते हैं, पूरा साल जो खाद थी वो महंगी खरीदी। इस सवाल से आप लोगों ने कभी बात की इंतज़ामिया से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब ज़िम्मेदार को काश्तकार को खाद की ज़रूरत थी, बिलखुसूस DAP खाद की, तो DAP खाद की बोरी कम से कम जो है 10,000 में मिलती रही है। तो लाजमी बात है किसान तो पहले ही मुश्किलात का शिकार है, इतनी महंगी खाद वो ख़रीद ही नहीं सकता था, जिसकी वजह से उसने DAP खाद का इस्तेमाल बहुत कम किया है। उसके बाद जब उसको यूरिया की ज़रूरत पड़ी तो यूरिया की खाद की कीमत थी 1600-1700 1800 रुपया, ये तकरीबन 2700 या 2800 रुपये में मिलती रही है। ये भी महंगी थी, इसलिए किसान ने ये भी बहुत कम इस्तेमाल किया है। इससे इस हवाले से जमात इस्लामी किसानों ने मुजाहरे भी किए, एहतजाज भी किए और लाहौर के अंदर भी एहतजाज किया कि खुदारा होश के नाखुन लीजिए, खाद की कीमत को कम कीजिए, डीज़ल की कीमत को कम कीजिए, ज़िम्मेदार को रिलीफ दीजिए ताकि किसान जो है उसको कम कीमत पे खाद मिलती और कम कीमत पे डीज़ल मिलता, ताकि वो ज़्यादा मेहनत करता, फिर उसको उससे ज़्यादा पैदावार भी मिलती। बड़ी परेशान सूरत हाल है टोबा टेक्सिंग में भी, क्योंकि काश्तकारों को महंगा डीज़ल ख़रीदना पड़ता है, उसके साथ साथ पानी जो है वो नहीं मिला और इससे गंदम की फसल पक कर तैयार तो हो चुकी है, लेकिन काश्तकारों का ये कहना है कि उसका दाना जो है वो मोटा नहीं है, जिससे बिलाशुबा काश्तकारों को मज़ीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ताहम काश्तकारों का ये कहना है कि हुकूमत की नाकस पॉलिसियों, इंतज़ामिया की अदम तवज्जही के बायस जो है वो काश्तकारों को एक बड़े नुकसान का सामना करना पड़ा है। बहुत शुक्रिया मुबशर नकवी हमारे साथ झंग से टोबा टेक्सिंग से थे। अब रुख करते हैं चिन्योड़ का, जहां से हमें हमारे सीनियर रिपोर्टर ने ज्वाइन किया है। आप ज़रा बताइएगा चिन्योड़ के अंदर क्या सिचुएशन क्या है इस वक्त, क्या मामला हैं आवाम के, ख़ासतौर पर जो गंदम के काश्तकार हैं उनकी राय क्या है, क्या मसाइल दरपेश थे और कितनी पैदावार अच्छी हुई है? बिल्कुल जी, गुज़श्ता साल की निस्बत चिन्योड़ में भी गंदम की काश्त जो है वो कम की गई है। महकमा ज़राअत के मुताबिक 2,47,000 एकड़ रकबा पर गंदम की फसल काश्त की गई और दूसरी तरफ महकमा ज़राअत क्रॉप रिपोर्टिंग के मुताबिक वो जो गंदम की फसल काश्त की गई है वो 2,39,000 एकड़ रकबा पर काश्त जो है वो की गई है। महकमा ज़राअत क्रॉप रिपोर्टिंग ने बाद में सर्वे जो है वो करवाना होता है और फिर सर्वे की बुनियाद पर महकमा क्रॉप रिपोर्टिंग एक रिपोर्ट जो है वो जारी करता है, जिसमें ये भी इस बात का भी अंदिया दिया गया है, शायद इस साल खदशा ज़ाहिर कर दिया गया है ज़राई अफसरान की जानिब से भी गंदम की फसल जो है वो कम काश्त की गई है। तो उसमें जब साल का आखिर होगा तो उसमें गंदम की शार्टेज हो जाएगी, आटे की शार्टेज होगी, आटा ब्लैक में फ़रोख्त होगा, महंगे दामों फ़रोख्त होगा। जिस तरह फैसलाबाद की तरह चिन्योड़ में भी कोई सूरत हाल जो है वो मुख्तलिफ नहीं है। काश्तकार भाई हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। शाह साहब क्या कहेंगे, जिस तरह देखा गया कि गंदम की फसल जो है वो कम काश्त की गई है, उससे क्या मामलात सामने आ सकते हैं? सर मेरा नाम सैयद कैसर अब्बास है और ज़िला का नंबरदार एसोसिएशन का मैं सीनियर नायब सदर हूँ और तहसील चनियोड़ का भी सीनियर नायब सदर हूँ। गंदम के हवाले से इस साल तकरीबन 40% कमी का ख़दशा है, जिसमें दो चीज़ें इन्वॉल्व हैं। एक तो मौसमी हालात ऐसे बने, टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ गया वक्त से पहले, उससे जो गंदम का 2 दाना था वो सूखा है, आधा रह गया, उसमें 40% कमी होगी। एक जब काश्त का वक्त था उस वक्त फर्टिलाइज़र बिल्कुल अवेलेबल नहीं थी, DAP का रेट 4500 से 11,500 रुपये तक गया और फिर मिलती नहीं। DC साहब जो परमिट देते थे वो दे रहे होते थे चिट्टें 2-2 बोरी की और 100 बंदे को मिलती थी और
2000 बंदा खड़ा होता था, चिट्टे हाथ में लेकर खाद ख़त्म हो जाती। उसके बाद यूरिया का वक्त आया तो यूरिया की भी यही हाल रहा। 2500 में मिलती थी और वो भी जहाँ 100 बोरी की ज़रूरत होती 2 बोरी की मिलती थी। ये हाल रहा है। बाकी पानी जो नहर का है, नहरी इलाका, उधर नहर में पहले तकरीबन दिसंबर फरवरी से लेके अब तक 2 दफ़ा पानी आया है। उसमें क्या होना था? नहरी निज़ाम इतना ख़राब है। जब काश्त का वक्त था तो उस वक्त यूरिया जो है वो नायाब थी, ब्लैक में 2500-2600 रुपये तक फ़रोख्त होती रही, जिस वजह से काश्तकार इसको भी ज़िम्मेदार जो है वो ठहरा रहे हैं कि गवर्नमेंट की जानिब से ऐसी पॉलिसियाँ जो है वो नहीं बनाई गई। इसी तरह DAP जो गुज़श्ता साल 4500 जिसका रेट था वो अब तकरीबन 10,000 से ज़ायद जो है वो रेट पहुँच गया और वो भी ब्लैक में फ़रोख्त होती रही, वो भी जो है वो शार्ट रही, जिस वजह से ये तमाम फैक्टर हैं जिस वजह से ये ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है 30% तक जो है वो जो गंदम की कमी है वो पैदा हो। बहुत शुक्रिया। हमारे तीनों नुमाइंदगान हमें अपडेट कर रहे थे फैसलाबाद डिवीज़न की, ताकि पूरी सिचुएशन, हम पूरी पिक्चर जो है वो ऐवाने बाला तक और जो भी हुक्मरान हैं उनके सामने रखें कि आपकी नाअहलियाँ या आपकी कोताहियों से ये जो असरात मुरतब हो रहे हैं पूरी कौम को इसे भुगतना पड़ेगा। लेकिन इस पर सोचना होगा आने वाली जो मौजूदा हुकूमत है, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के आने वाले क्या कवानीन बनाने, अगर इनकी गवर्नमेंट जैसे अज़म कर रहे हैं 1.5 साल तक चलते हैं, तो अगर चलते हैं तो एक फसल इनके अंदर आती है तो इन्हें क्या इक़दाम करने होंगे, क्योंकि ये फसल को रिवाइव करना है। अदरवाइज़ एक बड़ा डेडलॉक, एक बड़ा बहरान जो है वो सर पे खड़ा है, उसे कवर अप करना एक बड़ा इम्तिहान साबित होगा। दुआ है कि ये बहरान ख़त्म हो, हमारी आवाम आसानी से आटे की, गंदम की दस्तयाबी जो है मिलती रहे। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नाइट से आज के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।